युद्ध के मैदान में कूद गए तो गोलियों से क्या डरना। कुछ यही कहना है हमारे देश के जवानों का, देश के वीर जवानों का। इनके आंखों में देखिए कितना उजाला है, कितना भरोसा है। देश के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। और देश के लिए अगर कुछ नहीं किया तो क्या किया, देश की अगर सेवा नहीं की तो क्या की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सनराइज़ करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हमारा इंडियन आर्मी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है फिज़िक्स। मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस हैं वो इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, फिज़िक्स पार्ट 1 मैं लेकर आया हूं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चंद बिंदु पर फोकस करना चाहता हूं, कुछ फैसिलिटीज़ बताना चाहता हूं जो हमारी एकेडमी की तरफ से हैं, जिससे काफ़ी दूर दराज के स्टूडेंट को काफ़ी सहूलियत होगी। और अगर वह इंडियन आर्मी में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक तरीके से एकेडमी ज्वाइन करने से और एकेडमी की फैसिलिटी को अपनाने से उनका जो सपना है वो 100% साकार हो सकता है। तो चलिए, फिज़िकल की ट्रेनिंग, दौड़, भाग, कूद, बीम, पुलअप्स, चिनअप्स, इस तरह की जो तैयारी है एकेडमी में रिटायर्ड कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जा रही है, लड़का एवं लड़की दोनों के लिए। चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, नेवी, एयरफोर्स, तमाम जो सेवाएं हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो एकेडमी ज्वाइन करके फिज़िकल की और रिटर्न की दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ एकेडमी के गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए 100% परिपूर्ण बन जाएं। तो चलिए, ये जो फैसिलिटीज़ हैं खुद तो इसका फ़ायदा उठाइए ही, लेकिन अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए। इंडियन आर्मी के स्पेशल बैच में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फिज़िक्स का पार्ट, और आज का जो हमारा पार्ट है वो आज फिज़िक्स का पार्ट 1 स्टार्ट होगा। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं सनराइज़ करियर एकेडमी में एक फैकल्टी हूँ और डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भौतिक राशियाँ व उनके एसआई मात्रक। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें एक न एक क्वेश्चन इंडियन आर्मी के नर्सिंग एग्ज़ाम में या इंडियन आर्मी के टेक्निकल एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लिया करता है। तो जब हमें ये चीज़ पता है कि एक क्वेश्चन आना ही है तो क्यों ना इसको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ व उनके एसआई मात्रक। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसमें समझना होगा कि जो भौतिक राशियाँ हैं वो होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ वो होती हैं कि देखिए, जैसे किसी भी भौतिक पद को, किसी भी भौतिकी को या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया जो भौतिक रूप से हो रही है, उसकी राशियों को अगर हम पदों में व्यक्त करें तो वही है भौतिक राशियाँ। लेकिन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी क्या है? एक भौतिक स्थिति में है, फिजिकल स्टेट में है। अब हम अगर उसको देखेंगे तो क्या लग रहा है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, किस दिशा में चल रही है, कैसे चल रही है, ऊंचाई में चल रही है, नीचाई में चल रही है, पहाड़ में चल रही है, इस स्थिति को दिखाने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। और उस नियमों को व्यक्त करने के लिए जिस पद का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो सबसे पहले अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि जो भी वस्तु का सिर्फ परिमाण होता है और उसमें कोई दिशा नहीं होती है, या कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु में अगर उसकी कोई भौतिक परिस्थिति हो रही है या उसका कोई भौतिक एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है, अगर उसमें
आपको परिमाण का पता चल रहा है लेकिन दिशा का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब वह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर गाइस? फिर से देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि जो घड़ी है, घड़ी घूम रही है, मान लीजिए जो चाल है, द्रव्यमान है, घनत्व है, इसमें आपको दिशा का ज्ञात नहीं हो पाता है लेकिन इसके परिमाण का ज्ञात हो जाता है। तो जहाँ पर परिमाण का ज्ञात हो लेकिन दिशा का ज्ञात ना हो, वो क्या कहलाएगा? अदिश राशि। बहुत ही सिंपल भाषा में समझिएगा, जहाँ पर परिमाण का मान निकले या परिमाण ज्ञात हो लेकिन दिशा ज्ञात ना हो पाए, वह होती है अदिश राशि। तो देख लेते हैं कि अदिश राशि क्या क्या है। ये देखिए, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अब जैसे इसमें बोला है कि समय, जैसे मान लीजिए 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, ये महीना, अगला महीना, इसमें आपको क्या दिशा का बोध हो रहा है क्या? क्या आप बोल सकते हैं कि नवंबर महीना उत्तर की तरफ आता है? क्या आप बोल सकते हैं क्या कि दिसंबर का महीना दक्षिण की तरफ आता है? नहीं बोल सकते। लेकिन क्या इसका कोई भौतिक स्वरूप है? भौतिक स्वरूप भी नहीं है। लेकिन क्या दिसंबर होता नहीं है क्या? दिसंबर तो होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, दिशा का बोध नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर आपको दिशा का बोध ना हो, इसका मतलब वह अदिश राशि है। तो अदिश राशि में आने वाले जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा, ये सब क्या है? आपके अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में इंग्लिश में आ जाता है तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में इसको समझिए कि जिस भौतिक परिस्थिति में किसी भी वस्तु का परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी बोध हो, वो होती है सदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जिस भौतिक परिस्थिति में किसी भी चीज़ का या किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वस्तु का अगर हमें सिर्फ परिमाण पता चले और दिशा ना पता चले तो वह है अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ दोनों पता चले, परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञात हो, वह क्या है? सदिश राशि है। तो इसकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। वे भौतिकी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती है, वह क्या कहलाती है? सदिश राशि है। देखिए, एग्जाम में सदिश और अदिश राशि तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। एसएससी जैसे, यूपी पुलिस जैसे, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में, जितने भी सी लेवल ग्रेड के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछ ही लिया करता है। तो जब हमें पता है कि सदिश राशि या अदिश राशि का एक ना एक एग्जाम्पल आना ही है, तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ा जाए। तो चलिए, सदिश राशि आपको समझ में आ गया होगा। जिस वस्तु का भौतिक परिस्थिति में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको अगर इसमें स्क्रीन में दिख रहा होगा, इतने सारे एग्जाम्पल हैं और अगर आप इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं करके आएंगे। जबकि इतने सारे एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर यकीन मानिए एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, बल्कि बहुत अच्छा करके आएंगे और आपके रैंक भी आ सकती है। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। चलिए देखिए, सदिश राशि के हम देख लेते हैं कि सदिश राशि के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबक तीव्रता, चुंबक आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण इत्यादि। इन सब के परिमाण भी निकाले जा सकते हैं और दिशा भी निकाली जा सकती है। अब ये जो उदाहरण में है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। चलिए अब ये डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये गाड़ी चल रही है सीधा, कितनी स्पीड से? 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब इसमें आपको दिशा ज्ञात हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप ये मत बोल देना कि ईस्ट को जा रहा है, ऐसे नहीं है। ये किसी भी दिशा में जा सकता है। तो जिसका यूनिवर्सल हो, किसी भी दिशा में जा सकता है, इसका मतलब उसकी कोई दिशा नहीं है। एक लाइन में जा रही है सीधा, और क्या है इसका स्पीड? 45 मील प्रति आवर। इससे आपको दिशा का ज्ञात नहीं हो रहा है, और इसमें अगर आपको दिशा का ज्ञात नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है?
बताइए, स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है, जिसमें आपको सिर्फ परिमाण पता हो और दिशा का ज्ञात ना हो, वो क्या है आपकी अदिश राशि। अब दूसरे वाले नीचे वाले डायग्राम में देख लीजिए, गाड़ी तो जा रही है लेकिन 30 डिग्री का कोण बना के ऊंचाई में जा रही है। किस तरफ जा रही है? ऊंचाई में। हमें कैसे पता चलेगा कि ऊंचाई में बना रही है? क्योंकि बेस से वह कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद वह ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिशा क्या हुई? ऊपर की तरफ। कितने डिग्री में? 30 डिग्री में। और स्पीड क्या है? 45 मील प्रति आवर। अब देखिए, यहाँ पर दिशा का भी पता चल रहा है और स्पीड का भी पता चल रहा है। इसका मतलब दो चीज़ें पता चल रही है, परिमाण और उसकी दिशा। दिशा क्या है? 30 डिग्री ऊपर। इससे बोल सकते हैं कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है। क्लियर गाइज? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है माप के मात्रक या फिर इकाई। माप के मात्रक या फिर इकाई। क्लियर गाइज? अब चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानकों को मात्रक कहते हैं। किसी भी इकाई को नापने के लिए जिस टर्म का आप इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं मापन, या मापन को मात्रक, या फिर कह सकते हैं माप के मात्रक। इसकी डेफिनेशन के तहत चलते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहा जाता है। मतलब कोई भी राशि अगर आपको दी होगी और उसकी मात्रक से अगर आप तुलना करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। क्लियर गाइज? अब देखिए, ये मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि माप के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं या मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा कौन कौन सा? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या होते हैं। मूल मात्रक को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, चलिए मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मात्रक जिनके साथ कोई दूसरा मात्रक नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किलोग्राम। किलोग्राम के लिए कोई अन्य मात्रक लगा हुआ है क्या? किलोग्राम प्रति घंटा लिखा हुआ है क्या? अगर किलोग्राम प्रति घंटा लिखा हुआ है, देखिए जैसे मान लीजिए किलोग्राम, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है किलोग्राम, ये अभी स्वतंत्र है, ये अभी स्वतंत्र है। हम किलोग्राम प्रति घंटा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बताइए, किलोग्राम प्रति घंटा हो सकता है क्या? अगर हम किलोग्राम प्रति घंटा लगा देंगे तो इसके साथ में घंटा लगा हुआ है, और घंटा का मतलब है कि स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र मतलब अकेले रहना। अगर हम सिर्फ लिखेंगे केजी, केजी का मतलब समझ में आ गया, जिसमें 1000 ग्राम होते हैं केजी, उसको 1 किलो कहा जाता है। इसके साथ कोई दूसरा मापन या मात्रक नहीं जुड़ा है, ये अकेले है, इसको बोलते हैं मूल मात्रक। और मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 संख्या होती है मूल मात्रक की। कौन कौन सी? देखिए, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला। तो अगर आपको प्रश्न में आ जाए कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक है, तो मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला, ये सब क्या है? मूल मात्रक है। इनके सिवा अगर कोई दूसरा ऑप्शन आता है, इसका मतलब वो गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो होता है कि जिसको बिना किसी दूसरे मात्रक के साथ नहीं लिखा जाता। जैसे बल, अगर आप कहीं बल लगाएंगे तो सीधी सी बात है, उसमें कुछ प्रेशर लगेगा और दिशा भी होगी। जैसे मान लो अगर आप ज़मीन में नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है ज़मीन यानी दक्षिण की तरफ बल लगा रहे हैं, दक्षिण की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें आपको प्रेशर का भी पता चल रहा है और इसमें आपको दिशा का भी पता चल रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया? प्रेशर का मतलब क्या हो गया? बताइए। बल और दिशा, जिस दिशा में वो लगाया जा रहा है, इसमें यानी कह सकते हैं कि इसमें 2 यूनिट, इसमें 2 मात्रक साथ में लगे हुए हैं। पहला मात्रक या दूसरा मात्रक एक दूसरे के बिना व्यक्त नहीं किया जा सकते। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसके हैं जैसे न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट। अब न्यूटन क्या है?
न्यूटन बल का मापन है ना, बल का मात्रक है ना। तो जब हम कहीं बल लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम इसको लिखते हैं 10 न्यूटन प्रति मीटर, 10 न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए न्यूटन एक मापन हो गया, मात्रक हो गया, और मीटर एक मात्रक हो गया। 10 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन एक मात्रक हो गया और मीटर एक मात्रक हो गया। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि प्रति 1 मीटर में जो बल लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन है। इसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। अब ऐसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया 10 न्यूटन, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन लिख दिया, तो 10 न्यूटन है तो क्या, 10 न्यूटन का मतलब बल, लेकिन कहाँ लग रहा है, किस एरिया में लग रहा है, किस क्षेत्रफल में लग रहा है, तो आपने लिखा क्या, प्रति मीटर। 1 मीटर में 10 न्यूटन बल लग रहा है। यानी जो मापन या मात्रक दूसरे मात्रक पे डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इंडियन आर्मी के टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ। अब इनको बोलते हैं यूनिट सिस्टम। हम कैसे कैसे मापन करते हैं, कैसे कैसे एक तरीके से नापते हैं, तौलते हैं, तौलने का, नापने का क्या क्या सिस्टम होता है उसको देखते हैं। तो मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। भौतिक राशियों के मापने हेतु प्रयुक्त पद्धतियाँ होती हैं। क्या, कौन कौन से, CGS, MKS और FPS। मूल रूप से 3 पद्धतियाँ होती हैं, CGS, MKS और FPS। ये देखिए CGS, MKS और FPS। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि CGS क्या होता है। देखिए CGS, C से हो गया सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम, S से हो गया सेकंड। सेंटीमीटर का मतलब है कि वो दूरी की बात कर रहा है, ग्राम का मतलब है वो वजन की बात कर रहा है, और सेकंड का मतलब है वह समय की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर का मतलब दूरी की बात कर रहा है, ग्राम का मतलब वजन की बात कर रहा है, और S यानी सेकंड की मतलब क्या है, वो समय की बात कर रहा है। क्लियर गाइज। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस पद्धति में लंबाई, मैंने बताया ना लंबाई, अगर कोई भी लंबाई है तो एक तरीके से दूरी ही तो है। लंबाई, द्रव्यमान देखिए वजन में आ जाता है यानी ग्राम, और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, इसीलिए इसे CGS पद्धति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। चलिए देखिए, दूरी, वजन और समय को मापने के लिए पहला सिस्टम क्या है, CGS। अब लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब दूरी में आएगा, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान, वजन दोनों ग्राम में आएगा। सेकंड यानी जो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं उनकी बात हो रही है, तो सेकंड किस में आता है, समय में आता है। चलिए दूसरा सिस्टम है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। CGS से थोड़ा सा बड़ा सिस्टम। CGS क्या है, एक देखिए, जैसे मान लीजिए 1 रुपये होता है, 100 रुपये होता है, 1000 रुपये होता है। अब 1 रुपये 100 से तो हल्का है ना, और 100 रुपये 1000 से हल्का है। उसी तरीके से ये जो पद्धतियाँ हैं, मात्रक पद्धतियाँ हैं, CGS सबसे छोटी इकाई है, इससे बड़ी एक इकाई MKS, उससे बड़ी इकाई FPS। तो चलिए इसमें देखते हैं MKS में क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। M से हो गया मीटर, K से हो गया किलोग्राम, और S से हो गया सेकंड। मीटर फिर से हो, देखिए मीटर का मतलब क्या हो गया, दूरी ना, और K से क्या हो गया, किलोग्राम, वजन ज़्यादा हो गया, किलोग्राम। अब S क्या हो गया, सेकंड। M से मीटर से आप दूरी नाप रहे हैं, किलोग्राम से आप वजन या द्रव्यमान नाप रहे हैं, और S से क्या नाप रहे हैं आप, सेकंड यानी समय। चलिए इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होने के कारण इसे MKS पद्धति कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक, देखिए फुट हो गया, फुट भी तो होता है ना, जब आप कहीं घर खरीदने जाते हैं तो किस में नापते हैं, फुट पे नापते हैं ना।
लंबाई चौड़ाई घर की किस में नापते हैं? फुट में। तो फुट क्या है? एक तरीके से लंबाई, और लंबाई क्या है? एक तरीके से दूरी। उसके बाद पाउंड, पाउंड ध्यान दीजिएगा वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाउंड द्रव्यमान, द्रव्यमान पाउंड वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आ गया सेकंड यानी समय। तो चलिए इसको आगे बढ़ लेते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होने के कारण इसे एफपीएस पद्धति कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इसलिए बोला गया है कि ये एक ऐसी इकाइयाँ होती हैं जिसको पूरे विश्व भर में मान्यता प्राप्त होती है। जैसे मान के चलिए कि अगर 1 किलोग्राम में, जैसे मान लीजिए भारत की बात करें, भारत में अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो इंग्लैंड में भी 1 किलोग्राम में 1000 होंगे, अमेरिका में भी होगा वही चीज़, चाइना में भी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पद्धति हमारे देश में है वही पद्धति चाइना में है, वही पद्धति इंग्लैंड में है, वही पद्धति यूएसए में है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये जो पद्धति है, ये जो मात्रक पद्धति है पूरे विश्व में अप्लाई हो रही है। तो ये क्या हो गया? सिस्टम इंटरनेशनल। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संवर्धित व संशोधित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन 1960 ईस्वी में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया। एसआई का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आजकल इस पद्धति को प्रयोग किया जाता है। इसे 7 मूल मात्रक और 2 संपूर्ण मात्रक। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हैं आर्मी में या एयरफोर्स में, नेवी में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यूनिट होती हैं, इनमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूर्ण मात्रक होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये 7 मूल मात्रक कौन से हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये क्या हैं? 7 मूल मात्रक हैं। और मूल मात्रक इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मूल मात्रक वो हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी के साथ जुड़े नहीं हैं। और संपूरक मात्रक क्या होते हैं? जैसे रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताएंगे हम कि जो भौतिक राशियां हैं और उनके एसआई मात्रक क्या हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का है मीटर, समय सेकंड। ये थोड़ा सा देखिएगा कि 2 कैटेगरी में है। इस तरीके से एक तरीके से बता रहा है कि हम किस चीज़ को कैसे नापते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये बीच में इसके टेबल है, ये एडिट करना भूल गए होंगे। ये बीच में टेबल है, ये अलग अलग है दोनों, एक ही कैटेगरी में समझ लीजिएगा। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में, आयतन को घन मीटर में, बल को न्यूटन में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, ऊर्जा को जूल में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। खैर मैं सभी बताऊंगा। दाब को पास्कल में, विद्युत ऊर्जा किलोवाट, ताप केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा जल प्रति किलोग्राम। अगला है द्रव्यमान को किलोग्राम में। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस में द्रव्यमान किलोग्राम। क्षेत्रफल वर्ग मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, त्वरण वर्ग मीटर प्रति सेकंड, चाल मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, शक्ति को जूल प्रति सेकंड या वॉट में नापते हैं, कार्य को न्यूटन मीटर या जूल में नापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम रेजिस्टेंस बोलते हैं ना जिसे, ऊष्मा को जूल में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, करंट को नापते हैं ना एम्पियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे फिर से लाइन कर देते हैं। विद्युत धारिता फैराड, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, आवृत्ति हर्ट्ज, परमताप केल्विन, संवेग न्यूटन सेकंड में नापते हैं, गुप्त ऊष्मा जूल किलोग्राम में नापते हैं, तरंग लंबाई मीटर में नापते हैं, विभवांतर वोल्ट में नापते हैं, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में, चुंबकीय प्रेरण गाउस में, ध्वनि तीव्रता डेसिबल में नापते हैं, पराध्वनि गति मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, समुद्र की गहराई फैदम में, पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर में, चुंबकीय क्षेत्र गॉस में, लेंस की क्षमता डायोप्टर में, लेंस है लेंस नहीं है लेंस,
जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, श्यायनता न्यूटन सेकंड मीटर, तलीय कोण रेडियन। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश कूलम में, चुंबकीय फ्लक्स वेबर मैक्सवेल, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, वायुमंडलीय दाब बार में, ठोस कोण स्टेरेडियन में नापते हैं, विद्युत विभव वोल्ट में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में नापते हैं, गुरुत्वीय त्वरण वर्ग मीटर सेकंड में नापते हैं, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला में, कोणीय वेग रेडियन सेकंड में नापते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद देता हूं आपका। सनराइज करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।